आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर डिस्कस कर रहा हूँ फायर इंटरव्यू सेशंस की जो सीरीज़ थी उसका ये 5th सेशन है। और आज जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे वो NFPA स्टैंडर्ड फॉर फायर होज़ है। फायर होज़ की टेस्टिंग का क्या तरीक़ाकार है एज़ पर NFPA स्टैंडर्ड, फिर फ्रिक्शन लॉस क्या होता है और कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन लॉस फायर होज़ के अंदर, और इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप के अडाप्टर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये अडाप्टर्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, और फिर मैं आपको कुछ अडाप्टर्स दिखाऊंगा भी और एक आध का मैं आपको कनेक्शन भी करके बताऊंगा कि ये किस तरह से एक्चुअली काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम रेलेवेंट स्टैंडर्ड की बात करें तो इस वक्त अगर आप NFPA की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको फायर होज़ के लिए दो स्टैंडर्ड मिलेंगे। एक आपको 1962 मिलेगा और एक आपको 1930 मिलेगा। इसकी वजह ये कि है कि NFPA अब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को कंबाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि जो NFPA 1930 है, ये जो इनका लेटेस्ट स्टैंडर्ड है 2025 के हिसाब से, इसके अंदर NFPA 1801 है, 1802 है, NFPA 1932 है, NFPA 1937 है और NFPA 1962 है। और अगर मैं बताऊं कि ये कौन से स्टैंडर्ड हैं तो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज यूज़ ऑफ थर्मल इमेजर्स, टू वे पोर्टेबल RF वॉइस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ग्राउंड लैडर्स हैं, रेस्क्यू टूल्स हैं, फायर होज़ है और फायर होज़ अप्लाइंसेस हैं। तो ये जो इस वक्त 1962 है ये अब दोबारा से अपडेट नहीं होगा क्योंकि अब ये पार्ट हो गया 1930 का। तो अब रिसेंट जब भी आपको फ्यूचर में फायर होज़ के सिलसिले में कोई चीज़ देखनी है, फायर होज़ की टेस्टिंग के बारे में बात करनी है, तो आप 1930 को ही फॉलो करेंगे। अब NFPA की अगर हम दोबारा से बात करें फायर होज़ की टेस्टिंग से रिलेटेड, तो NFPA 1930 2025 एडिशन और इसका 22.2 जो पॉइंट है वो कहता है कि होज़ दैट इज़ इन सर्विस शैल बी सर्विस टेस्टेड एज पर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 22.9 एटलीस्ट एनुअली। यानी जो भी फायर होज़ आपकी सर्विस में है उसको आपने एटलीस्ट साल में एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करना है। और इसी तरह से जैसे आपको पता है कि फायर होज़ की 5 टाइप्स हैं और जो फायर की फील्ड में सबसे ज़्यादा होज़ यूज़ होती है, फायर फाइटर यूज़ करते हैं, वो अटैक होज़ कहलाती है। तो अटैक होज़ के बारे में ये कहते हैं कि अटैक फायर होज़ शैल बी सर्विस टेस्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 300 PSI जो कि 20.7 बार के बराबर है, और अ प्रेशर नॉट टू एक्सीड द सर्विस टेस्ट प्रेशर मार्क ऑन द होज़। कि या तो आप अपनी होज़ जो है हर साल टेस्ट करेंगे तो 300 PSI यानी कि 20.7 बार के ऊपर टेस्ट कर रहे होंगे, या फिर आपका जो प्रेशर है वो जो सर्विस टेस्ट प्रेशर मार्क हुआ है फायर होज़ के ऊपर उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अब इससे दो चीज़ें हमें पता चल गई कि पहली चीज़ तो ये है कि आपने एनुअली टेस्ट करना है, दूसरा 300 PSI यानी 20.7 बार पे करना है, और अगर होज़ के ऊपर मेंशन है कोई प्रेशर, लेट सपोज 16 बार है, 18 बार है, तो आपने 16-18 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। अब जब भी फायर होज़ को यूज़ करते हैं तो एक सवाल इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये फ्रिक्शन लॉस क्या है, और जब फायर का इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन लॉस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो फ्रिक्शन एक्चुअली जो पार्ट है वो टोटल वाटर प्रेशर जो है वो लॉस होता है जब भी हम वाटर को फोर्स करते हैं पाइप्स के थ्रू, फिटिंग्स के थ्रू, फायर होज़ या एडॉप्टर के थ्रू। और जब ये वाटर है जो ये फ्लो करता है इन आइटम्स के साथ, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रब करते हैं इनकी सरफेस के साथ, और इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है क्रिएट होता है। अब फायर होज़ की अगर हम बात करें तो क्या कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस होता है। नॉर्मली जो फ्रिक्शन होज़ फायर होज़ेज़ में होता है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो रफ़ लाइनर है इन अ फायर होज़, कि फायर होज़ की जो इनर लाइनर है अगर वो बहुत रफ़ है तो जब पानी उसमें से पास होगा तो फ्रिक्शन लॉस होगा। इसी तरह से फायर होज़ की अगर कपलिंग्स जो हैं वो डैमेज है तब भी उसके अंदर फ्रिक्शन लॉस हो सकता है। तीसरा, जो फायर होज़ को अगर प्रॉपर्ली आपने रोल नहीं किया है और कोई शार्प बेंड दिया है, तो नॉर्मली शार्प बेंड कहाँ पे देते हैं, जहाँ पे हम हाइड्रेंट के साथ होज़ को कनेक्ट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमने सीधा रखना है, उसके बाद एक अच्छा सा टर्न देना है। लेकिन अक्सर फायर की टीम क्या करती है कि फ़ौरन से तेज़ी से के साथ एक बेंड दे देती है, और जब ये शार्प बेंड आ जाता है तो इसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से जो नंबर ऑफ़ एडॉप्टर्स हैं, नॉर्मली फायर के अंदर या इमरजेंसी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडॉप्टर नहीं इस्तेमाल करने होते, ये रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि आप जितने भी एडॉप्टर यूज़ करेंगे ये आपके इमरजेंसी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देगा। तो सबसे बेहतर तो ये होता है आपकी कनेक्टिंग जो कपलिंग्स है वो कपलिंग टू कपलिंग कनेक्ट हो और बीच में कोई एडॉप्टर नहीं हो, क्योंकि एक तरफ कपलिंग है फिर आप एडॉप्टर लगाएंगे फिर कपलिंग लगाएंगे तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो जब भी जितने नंबर ऑफ़ एडॉप्टर आपके बढ़ेंगे आपका फ्रिक्शन लॉस उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ होज़ ले है, जितनी लंबी होज़ आपने ले की है, 1 2 3 4 की एक लेंथ बनाई हुई है, तब भी जो है फ्रिक्शन लॉस होगा।
अब ये एडॉप्टर्स क्या हैं और एडॉप्टर कैसे काम करते हैं? एडॉप्टर जो है ये फायर फाइटिंग में एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल होता है। ये थ्रेडेड भी होता है, ये इंस्टेंटेनियस भी होता है, ये स्ट्रॉस भी होता है। डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये जो है डिज़ाइन किया जाता है कि एक ब्रिज बनाए डिफरेंट होज साइजेस में या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कपलिंग्स के साथ। लेट्स सपोज कि आपका फायर हाइड्रेंट जो है वो है थ्रेडेड और आपके पास फायर होज जो है वो इंस्टेंटेनियस है। अब दोनों आपस में लग नहीं सकती हैं, तो यहाँ पे आपको एक एडॉप्टर चाहिए। वो एडॉप्टर क्या होगा कि वो थ्रेडेड जो है फीमेल वो लग जाएगा हाइड्रेंट के साथ और उसका जो दूसरा एंड होगा यानी थ्रेडेड टू इंस्टेंटेनियस होगा, दूसरा एंड जो है इंस्टेंटेनियस फीमेल होगा, ताकि आप फायर होज का जो मेल है उसके अंदर इंसर्ट कर दें और इस तरह से अपनी होज को लेआउट कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इंस्टेंटेनियस होज को थ्रेडेड होज के साथ कपल कर दिया और जब आपने उसको लेंथ को खोला है तो आखिर में आपके पास थ्रेडेड जो है फीमेल आ गया। अब यहाँ पे आपको ब्रांच पाइप कनेक्ट करना है जो कि थ्रेडेड होना चाहिए, लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे फिर आप एक अडोप्टर यूज़ करेंगे और इस अडोप्टर के साथ आप उस ब्रांच पाइप को कनेक्ट कर रहे होंगे। अब इसका जो प्राइमरी पर्पस है, जैसे मैंने पहले बताया, ये इंश्योर कर रहा है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट के दरमियान, जैसे कि फायर होज है, फायर हाइड्रेंट्स हैं, पंप्स हैं, नोजल्स हैं, ब्रांच पाइप्स हैं। और ये अलाउ करता है फायर फाइटर्स को ताकि वो एक इस्टेब्लिश कर सके वाटर सप्लाई तेज़ी के साथ इमरजेंसी के दौरान, और जहाँ पे भी इक्विपमेंट अगर फिट नहीं हो रहा तो वहाँ पे ये एडोप्टर लगा के इक्विपमेंट को फिट किया जाता है। अब जो कॉमनली अडॉप्टर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? लेट्स सपोज के जैसे आपको भी नज़र भी आ रहा होगा, डबल फीमेल अडॉप्टर है। ये कनेक्ट करता है दो मेल होज के एंड्स को टुगेदर और ऑफरली ये और लाइंस को आपने एक्सटेंड करना है, वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से डबल फीमेल अडॉप्टर है, कनेक्ट्स टू फीमेल होज एंड्स, दो फीमेल होज एंड्स जो है वहाँ पे ये लगता है और अलाउ करता है कि फीमेल एंडेड होज जो हैं उनको आप कनेक्ट कर रहे हैं एक हाइड्रेंट के साथ। इसी तरह से रिड्यूस या इंक्रीजर एडॉप्टर, यानी अगर आपके पास साइज़ बड़ा है और आगे आप छोटी होज लगाना चाह रहे हैं, 1.5 इंच की लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिड्यूसर होगा जो आगे 2.5 इंच का होगा और बैक साइड पे वो है 1.5 इंच का होगा। वो स्ट्रॉस टू इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, थ्रेडेड टू इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, वेरी करता है। फिर स्ट्रॉज एडॉप्टर है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी फायर होज टेस्टिंग आपने करनी है और आपके पास जो होजेज हैं वो स्ट्रॉस कपलिंग की है, लेकिन जो आपकी होज टेस्टिंग मशीन है वो थ्रेडेड है, तो फिर आपको एक ऐसा एडॉप्टर चाहिए जो वन साइडेड जो है फायर की जो होज टेस्टिंग मशीन है उसके साथ तो वो थ्रेडेड लग जाए और उसके बैक एंड पे स्ट्रॉस कपलिंग होगी ताकि आपकी स्ट्रॉस कपलिंग वाली होज वहाँ पे कनेक्ट हो जाए, आगे उसका ब्रांच पाइप आ जाए, तो इस तरह से आप अच्छे तरीके पे उसको यूज़ कर पाएंगे। एक और लास्ट नॉट द लीस्ट फीमेल इंस्टेंटेनियस एडॉप्टर है, यानी एक तरफ आपकी फीमेल कपलिंग है और दूसरी तरफ जो है वो थ्रेडेड मेल पोर्शन है। ओके जी, आपसे जो एडॉप्टर की बात की थी, ये पहला वाला एडॉप्टर है जिसको हम कहते हैं डबल मेल, यानी ऐसी जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे दोनों जो है हमारी वो फीमेल यूज़ हो रही होंगी। अच्छा जी, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये दूसरा एडॉप्टर है, ये जो है ये इंस्टेंटेनियस टू थ्रेडेड है। इंस्टेंटेनियस यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि मेल कपलिंग यहाँ लगेगी और यहाँ पे भी मेल कपलिंग लगेगी, क्योंकि ये जो थ्रेडेड है ये फीमेल है। अब ये कैसे लग सकता है? लेट्स सपोज कि ये आपको दिखाएंगे हाइड्रेंट के ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पे थ्रेडेड हाइड्रेंट है और अगर इस थ्रेडेड हाइड्रेंट के जो थ्रेड्स हैं इसके साथ अगर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस होज लगाने के लिए, तो ये कपलिंग ये आप यूज़ करोगे एडॉप्टर। एक तरफ से आपने थ्रेडेड फीमेल को मेल पे चढ़ा दिया और यहाँ से आप जो है मेल होज को कपल करोगे जो कि इंस्टेंटेनियस होगी, तो एक तरीक़ेकार ये भी हो गया। एक ये जो है ये एक और एडॉप्टर है। अब ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस फीमेल है और दूसरी तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये इंस्टेंटेनियस, ये भी मेल है, ठीक है। ये फीमेल है और ये मेल है, तो यहाँ पे जो है आपकी फ़ीमेल थ्रेडेड आ जाएगी और इस तरफ आपकी मेल कपलिंग आ जाएगी। ये जनाब एक और एडॉप्टर है। अगर आप इसको देखें तो ये दोनों साइड से मेल है, लेकिन इसकी अगर हम नेम की बात करें तो ये इंस्टेंटेनियस कपलिंग है और ये जो है थ्रेडेड यानी अमेरिकन कपलिंग है। ये ब्रिटिश कपलिंग हो गई, ये अमेरिकन हो गई। ये मेल है और ये भी मेल है, इसके ऊपर फीमेल आ जाएगी और यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग के साथ। जी, ये एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे पास जो होज है ये थ्रेडेड कपलिंग वाली है और इसके साथ जो है ये अडॉप्टर में ये लगा रहा हूँ। तो अब ये फीमेल इस मेल के साथ लग जाएगा, इसको कनेक्ट कर लें। क्योंकि मेरे पास जो आगे ब्रांच पाइप है वो इंस्टेंटेनियस कपलिंग वाला है, तो यहाँ पे मैंने ये अडॉप्टर यूज़ कर लिया। इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद इसकी की है उससे टाइट कर देंगे। फ़िलहाल आपको सिर्फ हम ये यहाँ से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जनाब ये आपने नोज़ल जो है इसकी लगा दी। अब ये हमारा पूरा एक पेयर बन गया और यहाँ पे सेंटर में हमने लगा दिया था एडॉप्टर
और जो अडाप्टर था हमारा वो इंस्टेंटेनियस टू थ्रेडेड फीमेल था, और यहाँ पे हमने मेल लगा दिया और यहाँ पे भी इसी तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइप के अडाप्टर जो हैं ये काम करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के अडॉप्टर्स हैं और ये फायर की फील्ड में यूज़ होते हैं। तो ये चंद सवालात थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लोग अक्सर इसके बारे में सवाल कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया कि फायर होज़ की टेस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद फायर होज़ के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, कैसे होता है, रीजंस क्या होते हैं, और फिर जो डिफरेंट अडॉप्टर्स की हमने बात की है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।